Hello and welcome everyone. Welcome to the channel FISAE and this is the lecture 8 of unit and dimension. And students, इस वीडियो में हम लोग स्क्रू गेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि स्क्रू गेज क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में काफी डिटेल में स्टडी किया था, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में या वीडियोस के सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे स्क्रू गेज पार्ट 1 में कि स्क्रू गेज क्या होता है एंड स्क्रू गेज का क्या जरूरत पड़ गया है। ठीक है, स्क्रू गेज भी एक्चुअल में वही काम करता है जो वर्नियर कैलिपर्स करता था, तो स्क्रू गेज का जरूरत क्यों पड़ा, सवाल ये है। तो ये चीज को हम लोग समझेंगे कि स्क्रू गेज का जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि स्क्रू गेज का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फाइनल रीडिंग स्क्रू गेज का किस तरीके से दिया जाता है और इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, स्क्रू गेज में पिच का मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्क्रू गेज का जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एरर्स रिगार्डिंग स्क्रू गेज। ठीक है, एरर्स क्या क्या हो सकते हैं स्क्रू गेज में, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग पार्ट 2 में। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को, जिसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि स्क्रू गेज क्या होता है एंड उसका कंस्ट्रक्शन समझेंगे। तो देखो, स्क्रू गेज भी वैसा ही डिवाइस है, वैसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड डायमीटर ऑफ अ रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये वही काम करता है एक्चुअल में जो वर्नियर कैलिपर्स करता था। लेकिन सवाल ये है कि अब ये स्क्रू गेज का जरूरत क्यों पड़ा। अगर वर्नियर कैलिपर्स ही वो काम कर रहा था तो स्क्रू गेज का जरूरत क्यों पड़ा। तो अब ध्यान से सुनो, स्क्रू गेज का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स से भी ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट स्क्रू गेज दे सकता है। प्रिसाइज इन द सेंस कि ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक बतला सकता है। जैसे कि अगर वर्नियर कैलिपर्स 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको बताता है तो स्क्रू गेज जो है ये 4, 5, 6 डेसिमल प्लेसेस तक भी आपको मेजरमेंट दे सकता है। इसलिए स्क्रू गेज ज्यादा प्रिसाइज है ऑर्डिनरी स्केल और वर्नियर कैलिपर से, इसीलिए हम लोग स्क्रू गेज का यूज करते हैं। अब सवाल यह है कि स्क्रू गेज का एक दूसरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोमीटर स्क्रू। तो इसको माइक्रोमीटर स्क्रू क्यों बोलते हैं, तो माइक्रोमीटर स्क्रू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये माइक्रोमीटर स्क्रू के प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या है ये हम लोग समझेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। तो कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए आपके सामने एक डायग्राम आपको दिख रहा है। ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है आपको, देखो। ठीक है, इस डायग्राम में कौन कौन सी चीजें हैं पहले मैं इसको बताता हूं, इनके नाम लिखता हूं, फिर इसके बारे में आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम लोग समझेंगे एक इसका बेहतरीन डायग्राम भी मैंने लिया हुआ है। उसके बाद हम लोग वहां पे समझेंगे कि किस तरीके से स्क्रू गेज काम करता है एंड इसके अंदर पिच और लीस्ट काउंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन को। देखो, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला जो चीज है ये देखो, स्क्रू गेज कुछ इस तरीके का दिखता है। जो ये फिगर है ये इस तरीके का स्क्रू गेज दिखता है। अब ध्यान से देखो, ये जो यू फ्रेम आपको दिख रहा है, यू फ्रेम, इसको बोलते हैं फ्रेम। ठीक है, या फिक्स्ड फ्रेम भी बोलते हैं, कभी कभी फ्रेम बोलते हैं या फिक्स्ड फ्रेम। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ए वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एनविल। क्या बोलते हैं, एनविल। ठीक है, या इसको एक और नाम से जानते हैं फिक्स्ड जॉ। ठीक है, ये हमेशा फिक्स्ड रहता है इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड जॉ। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये हमेशा कैसे फिक्स रहता है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, ये जो बी जो आपको पार्ट दिख रहा है ये, ठीक है, ये जो बी पार्ट है इसको बोलते हैं मूवेबल जॉ। क्या बोलते हैं, मूवेबल जॉ। ठीक है, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रू। और स्क्रू तो है ये, लेकिन एक चीज ध्यान से समझो, ये स्पिंडल के अंदर होता है। ठीक है, स्पिंडल एक, आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि स्पिंडल क्या होता है। स्पिंडल एक सिलेंड्रिकल शेप का इसके ऊपर ऐसा लपेट दिया जाता है। ठीक है, वो स्पिंडल के अंदर ही स्क्रू होता है। तो ये आपको समझ आएगा कि स्पिंडल क्या होता है अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 तरह के स्केल आपको दिख रहे हैं। एक देखो, एक स्केल यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर या पिच स्केल, या इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। ठीक है, इसको मेन स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो आपको दिख रहा है ये वाला स्केल, ठीक है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये इसको बोलते हैं सर्कुलर और हेड स्केल। ठीक है, सर्कुलर या हेड स्केल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। एंड इस वाले पार्ट को देखो, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं थिम्बल। क्या बोलते हैं, थिम्बल। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं रेचेट। ठीक है, रेचेट नॉब। अब इसका क्या काम है ये भी आप समझेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले मैंने आपका इसको नाम बता दिया कुछ चीजों का। अभी मैं आपको दूसरे डायग्राम पे ले जा रहा हूं, वहां मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर आप पहले समझेंगे, थोड़ा सा समझने वाली चीज क्या है कि ये जो मेन स्केल आपको दिख रहा है, ये जो मेन स्केल दिख रहा है, मैं मान लो यहाँ पर इसके डिविजन बना लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिविजन बना लिया। और यहाँ पर आपका क्या है, सर्कुलर स्केल, एंड इस पे भी डिविजन इस तरीके से है। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान से देखो, आप जब
स्क्रू, आप जब ये सर्कुलर स्केल है, ठीक है, ये जो सर्कुलर स्केल है, इसको जब आप रोटेट करेंगे, इसको जब आप रोटेट करना शुरू करेंगे, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये मेन स्केल का पार्ट क्या होगा, कवर होता चला जाएगा। यानी ये जो सर्कुलर स्केल है, आप अज्यूम करो कि यहाँ पर अपना हाथ लगाया एंड इसको आप इसको रोटेट करते चले गए, तो ये मेन स्केल के ऊपर स्लाइड हो जाएगा। ये जो सर्कुलर स्केल है, ये मेन स्केल के ऊपर स्लाइड हो जाएगा। जैसे मैं बता दूं आपको, देखो इस तरीके से है मेन स्केल, और मान लो सर्कुलर स्केल आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से, ये ऐसा सर्कुलर स्केल, इस पे भी कुछ रीडिंग्स है। तो देखो जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये आगे भी जा सकता है मेन स्केल के, पीछे भी जा सकता है मेन स्केल के, लेकिन अपना कुछ लिमिटेशन है, ये इतना ही आगे जा सकता है, इतना ही पीछे जा सकता है, ठीक है। तो अभी आपको बस इतना मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो सर्कुलर स्केल है वो जब रोटेट होता है तो वो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर जाता है, ठीक है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। हम लोग नेक्स्ट डायग्राम की ओर चलते हैं, वहां पर और भी ज्यादा क्लियर समझेंगे, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखो, इस वाले पार्ट को हमने बोल दिया फ्रेम, ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर देखो, इस वाले पार्ट को बोल दिया फ्रेम, ये है एनविल, ये है आपका स्पिंडल। देखो इस स्पिंडल के अंदर ही स्क्रू होता है हमारा, ठीक है, इस स्पिंडल के अंदर ही स्क्रू होता है। देखो स्क्रू के अंदर इस तरीके से है ना, यहाँ पर देखो, ठीक है, तो स्पिंडल के अंदर हमारा क्या होता है, स्क्रू होता है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो ये, ठीक है, ये क्या है बताओ, ये है मेन स्केल। क्या है, मेन स्केल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच स्केल भी बोलते हैं। पिच स्केल क्यों बोलते हैं ये आपको समझ आएगा। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर स्केल, ठीक है, सर्कुलर स्केल। अब देखो यहाँ इसको आपको कुछ और नाम भी दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं थिम्बल, ठीक है। और ये जो मेन स्केल का जो पार्ट है, ठीक है, जो ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट दिख रहा है आपको, ये स्लीव है, स्लीव के ऊपर क्या है, मेन स्केल है, ठीक है, स्लीव के ऊपर मेन स्केल है। और ये है रेचेट नॉब। जैसे मान लो अभी मैं इन चीजों को मिटा देता हूं जो भी मैंने लिखा है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये रेचेट नॉब क्या होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे मान लो आपको कोई चीज मेजरमेंट करना है, जैसे मान लो एक बॉल ले लिया आपने छोटा सा, इसका आपको डायमीटर बताना, डायमीटर जब आपको इसका बताना है तो ध्यान से सुनो इस चीज को। डायमीटर बताने के लिए आप इसको पहले एनविल और स्पिंडल के अंदर फिक्स करेंगे, तो मैंने इसको फिक्स कर लिया। अब ये पूरी तरह एक्यूरेट फिक्स हुआ कि नहीं, तो ये हम लोग कंफर्म करते हैं रेचेट नॉब से। किस तरीके से, ये जब पूरी तरफ मान लो आपको लग रहा है कि अगर फिक्स हो गया, तो आप रेचेट नॉब को रोटेट करते हैं। जैसे ही आप इसको रोटेट करेंगे तो इससे एक आवाज आना शुरू होगा, ऐसा क्रीप क्रीप का आवाज आना शुरू होगा, तो ये पूरा आपको बताता है कि ये पूरी तरह से फिक्स हो चुका है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये यूज है रेचेट नॉब का। सो आई होप आपको ये स्क्रू गेज में कौन कौन सी चीजें होती हैं ये समझ आ गया होगा। देखो और क्या क्या इसका कंस्ट्रक्शन है ये भी समझ आ गया होगा। इसमें एक फ्रेम होता है, एक एनविल होता है, एक स्पिंडल होता है। देखो अब एक चीज ध्यान से देखो, कई बार आपको मेन स्केल रीडिंग ना लिख के क्वेश्चन में, कई बार आप जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी टाइम है। अभी आप मान लो कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कई बार आपको मेन स्केल रीडिंग लिख के या पिच स्केल रीडिंग ना लिख के लिख देगा स्लीव रीडिंग, स्लीव रीडिंग। तो स्लीव रीडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग। कई बार आपको लिख देगा थिम्बल रीडिंग, सर्कुलर रीडिंग को ना लिख करके, ठीक है। तो वो चीज आपको क्वेश्चन देखने के बाद समझ आएगा। आप इसको क्या करो, अभी वीडियो को पॉज करके इसका डायग्राम को नोट कर लो, ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसको फिर बाद में इसको अपने से डायग्राम एक दो बार बना करके खुद से समझने की कोशिश करना, तो आपको ये डायग्राम याद हो जाएगा पूरी तरह से। फिर आपको एक चीज का फायदा मिलेगा यहाँ पर। तो ठीक है, अब हम लोग स्क्रू गेज के बारे में जब हमने कंस्ट्रक्शन को जान लिया है, तो हम लोग समझते हैं कि कुछ टर्म्स जो स्क्रू गेज में आते हैं, जैसे कि लीस्ट काउंट क्या होता है स्क्रू गेज का, और पिच क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पिच क्या होता है स्क्रू गेज का। तो पिच को समझने के लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम में। इस डायग्राम में पहले मैंने जो चीजें लिखी हैं, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ पिच क्या होता है। देखो दो स्क्रू होता है इस तरीके से, देखो आपने नॉर्मल घर में जो स्क्रू देखा होगा, ये इस तरीके का स्क्रू होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो गैप है ये काफी बड़ा करके दिखाया हुआ है आपको, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। अब देखो ध्यान से, पिच किसको बोलते हैं, पिच बोलते हैं एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग पिच, ओके। एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के डिस्टेंस को बोलते हैं पिच। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर आपको स्क्रू दिख रहा है, ये स्क्रू दिख रहा है, देखो एक थ्रेड क्या है, ये वाला है, दूसरा थ्रेड क्या है, ये वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे, पिच। फिर उसके बाद ये और ये क्या है, पिच। उसके बाद ये और ये, तो ये क्या है, पिच। यानी एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो ये तो आपने डायग्राम से समझा कि पिच क्या होता है। अभी इसका मैथमेटिकल मीनिंग भी आपको मैं समझाऊंगा एंड काफी क्लैरिटी से समझाऊंगा पिच के बारे में। अब एक चीज ध्यान से समझो कि ये जो पिच है, स्क्रू के जो थ्रेड्स है,
एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस मेन स्केल के डिवीजन के बीच में होता है। देखो मेन स्केल का एक डिवीजन और दूसरे डिवीजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये पिच के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? पिच के इक्वल होता है। एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो पिच के इक्वल होता है। तो स्क्रू गेज इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आ गया होगा कि पिच क्या है डायग्रामेटिकली, तो आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि पिच क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि पिच का पूरा एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो अब ध्यान से समझो, जब आप सर्कुलर जो आपको स्केल दिख रहा है, ठीक है, ये जो सर्कुलर स्केल आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये सर्कुलर स्केल, इसको जब आप रोटेट करेंगे, तो मान लो आपने इसका एक रोटेशन करवाया, 1 रोटेशन, ठीक है, आपने इसका कितना रोटेशन करवाया? 1 रोटेशन। तो एक रोटेशन में ये जो स्क्रू है या तो ये लेफ्ट साइड को जाएगा या तो ये राइट साइड को जाएगा। आपने कोई भी करवाया, क्लॉक, एंटी क्लॉक, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ये किधर भी मूव कर रहा है, या तो स्क्रू आगे जा रहा है या तो पीछे जा रहा है, कहीं भी जा रहा है। लेकिन ये जो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, तो जो इसका डिस्टेंस कवर्ड होगा, ये जो स्क्रू का जो डिस्टेंस कवर्ड होगा, वो ऑलवेज इक्वल होगा किसके? पिच के इक्वल होगा। 1 रोटेशन में जो इसका डिस्टेंस कवर होता है वो पिच के इक्वल होता है। यानी एक रोटेशन जब आप सर्कुलर स्केल को घुमाएंगे तो एक पिच के इतना डिस्टेंस कवर होता है, एक पिच के इतना डिस्टेंस कवर होता है। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। सो आई होप आपको ये पिच क्या है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एंड ये पिच के बारे में अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको पूरा समझ आ गया होगा। पिच के बारे में एक डेफिनेशन बोला जाता है, दैट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू 1 कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, 1 रोटेशन इक्वल टू 1 पिच, यानी 1 डिस्टेंस, पिच के बीच का जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा एक रोटेशन में। सर्कुलर स्केल के एक रोटेशन में पिच के इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा। इसीलिए आप ध्यान से समझने का कोशिश करो। यहाँ पर जो मेन स्केल जिसको हम लोग पिच स्केल बोलते हैं, ध्यान से समझो। तो मेन स्केल का जो डिवीजन होता है वो पिच के इक्वल होता है, इसीलिए मेन स्केल को डिवीजन को हम लोग बोलते हैं पिच स्केल। और सर्कुलर स्केल के एक रोटेशन में एक पिच के इतना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। यानी डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू 1 कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पिच, ठीक है। अभी मैं इसको लिख देता हूं एक जगह, ठीक है। यहाँ पर पिच का एक और डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको लिख देता हूं एक डेफिनेशन। डिस्टेंस, आप इसको नोट जरूर कर लेना। डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू 1 कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू 1 कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। अब देखो ये माइक्रोमीटर स्क्रू पे काम करता है, तो ये मैं आपको कैसे बता दूं माइक्रोमीटर स्क्रू पे काम करता है। ध्यान से समझो, माइक्रोमीटर स्क्रू में क्या होता है कि जैसे ही आप जो नॉर्मल स्क्रू हमारे यहाँ होता है, आप उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आप उसको अगर एक बार रोटेट करेंगे तो उसके जो 2 थ्रेड के बीच में, यानी उसके स्क्रू के जो 2 थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है एक रोटेशन में। इसी को बोलते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू, इसीलिए स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर स्क्रू भी बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज ध्यान से सुनो, आपको अगर पिच के बारे में कुछ और कोई पूछ दे कि अरे भाई पिच के बारे में बताओ, नहीं समझ आ रहा, पिच के बारे में और भी बताओ। पहले मैंने जो ये लिखा है मैं इसको मिटा देता हूं, फिर मैं आपको एक और चीज बताता हूं उसके बारे में। पिच के बारे में आप कह सकते हैं दैट पिच इज, क्या बोल सकते हैं आप पिच के बारे में कि पिच इज मार्किंग्स ऑन द मेन स्केल, है ना। आप बोल सकते हैं ना पिच क्या है? मार्किंग्स ऑन द मेन स्केल, ठीक है। मेन स्केल में मार्किंग, अब ऐसा क्यों है? मैंने आपको बताया कि मेन स्केल के जो एक डिवीजन और दूसरे डिवीजन का बीच का डिस्टेंस होता है वो पिच के इक्वल होता है। तो मेन स्केल में जो मार्किंग्स होगा वो किसके इक्वल होगा? पिच के इक्वल होगा। तो पिच को हम कह सकते हैं ना दैट पिच इज द मार्किंग्स ऑन द मेन स्केल, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने जब ये समझ लिया कि पिच इज मार्किंग्स ऑन द मेन स्केल, पिच इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू 1 कंप्लीट रोटेशन, अब मैं आपको समझाता हूं कि ये ऊपर जो मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है पहले से ही, इसका मतलब क्या है। ओके, देखो यहां पर जो पिच के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर जो पिच के बारे में लिखा हुआ है ध्यान से समझो। द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द स्क्रू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल रोटेशन ऑफ द हेड। हेड का मतलब होता है सर्कुलर स्केल, जिसको हम लोग हेड स्केल भी बोलते हैं। ध्यान से समझो कि अगर मान लो स्क्रू मैंने यहाँ पे बना लिया है कि स्क्रू, ठीक है, ये इस तरीके से स्क्रू है, तो स्क्रू का ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब आप बस इतना समझो कि सर्कुलर
स्केल को घुमाने पे स्क्रू का जो रोटेशन है या तो इधर होगा या तो इधर होगा, या तो लेफ्ट साइड की ओर होगा या तो राइट साइड की ओर होगा, यानी आगे पीछे मूव होगा। कौन? स्क्रू मूव होगा सर्कुलर कॉइल को रोटेट करने पे, अब सर्कुलर स्केल को रोटेट करने पे। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये जो सर्कुलर ये जो स्क्रू है, ठीक है, ये स्क्रू है, ठीक है, ये स्क्रू का जो ट्रांसलेशनल मोशन है, यानी आगे पीछे जो मोशन हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में आप काइनेमेटिक्स में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझो कि ये जो लेफ्ट राइट मोशन हो रहा है स्क्रू का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल रोटेशन ऑफ द हेड, यानी एक हेड का जो टोटल रोटेशन होता है, यानी एक सर्कुलर रोटेशन में, एक टोटल रोटेशन में, वन कंप्लीट रोटेशन में जो ट्रांसलेशनल मोशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे कि अगर मान लो आपने, अगर सर्कुलर कॉइल ने एक रोटेशन किया, सर्कुलर कॉइल ने एक रोटेशन किया, तो जो स्क्रू का जो ट्रांसलेशनल मोशन होगा वो उसके इक्वल होगा, है ना, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रोटेशन ज्यादा होगा, मतलब 2 रोटेशन होगा तो स्क्रू का भी ट्रांसलेशनल मोशन क्या होगा? ज्यादा होगा। 3 रोटेशन होगा तो स्क्रू का भी ट्रांसलेशनल मोशन क्या? ज्यादा होगा। तो पिच के बारे में आप इतना समझो कि पिच जो है वन कंप्लीट रोटेशन में जितना ट्रांसलेशनल मोशन होगा स्क्रू का, ध्यान से सुनो, यहां लिख देता हूं मैं, वन कंप्लीट रोटेशन में जितना ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ट्रांसलेशन मोशन लिख दिया मैंने, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ स्क्रू, ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना स्क्रू का ट्रांसलेशनल मोशन होगा, तो ये आपको समझ आ गया। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग पिच। ठीक है, यही बोलेंगे, इसी ये जो ट्रांसलेशनल मोशन होगा स्क्रू का, उसी ट्रांसलेशनल मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग? पिच बोलेंगे। तो ये बेसिकली पिच के बारे में लिखा हुआ था। अब हम लोग समझते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है स्क्रू गेज का। लीस्ट काउंट मतलब स्क्रू गेज मिनिमम कौन सी वैल्यू नाप सकता है। तो अभी ध्यान से समझो, मैं यहाँ पर एक सर्कुलर स्केल बना ले रहा हूँ। ठीक है, सर्कुलर स्केल मैंने ऐसे यहाँ पर एक बना लिया, ये देखो ऐसा, ये सर्कुलर स्केल बना लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर 100 डिविजन है, मान लो कि टोटल यहाँ पर कितने डिविजन है? 100 डिविजन है। और यहाँ पर मेन स्केल है। ठीक है, यहाँ पर मेन स्केल है और इस पे भी क्या है? डिविजन है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर डिविजन है। अब ध्यान से समझने वाली बात ये है कि ये जो 100 डिविजन है, ठीक है, अभी मान लो आपने एक कंप्लीट रोटेशन करवाया, वन रोटेशन, एक रोटेशन करवाया, तो टोटल कितने डिवीजन घुमा? कितना डिवीजन घुमा एक बार में? 100 डिवीजन घुमा, है ना, 100 डिवीजन घूम गया एक रोटेशन में। तो अब एक चीज बताओ कि जरूरी तो नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप दो जॉज के बीच में फिक्स कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। जैसे मैं यहाँ स्क्रू गेज का एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया स्क्रू गेज का, और यहाँ पर दो जॉज है। ठीक है, ये जॉज है, यहाँ के बीच में मैंने ऐसे फंसा लिया, यहाँ पर मेन स्केल है और ये है हमारा ऐसा सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो ये देखो आप ध्यान से, यहाँ पर ये जो आपने कोई चीज फंसा लिया, ये जॉज ए है, ये जॉज बी है। ठीक है, इसके बीच में हमने कोई चीज को फंसा लिया स्क्रू गेज के अंदर। तो ध्यान से सुनो, ये जरूरी नहीं है कि ये एक रोटेशन में पूरी तरह फंस जाए, या 2 रोटेशन में पूरी तरह फिक्स हो जाए, या 3 रोटेशन में। ऐसा हो सकता है कि ये हो सकता है 3.2 रोटेशन लगे इसको। ऐसा हो सकता है कई बार कि कोई ऑब्जेक्ट को पूरी तरह फिक्स होने में 4 रोटेशन लग रहे हैं, लेकिन 4 से थोड़ा ज्यादा और 5 से थोड़ा कम भी लग रहा है ना। ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से रोटेशंस में मतलब वो चीज फिक्स हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब जो हम लोग मिनिमम जो लीस्ट काउंट ले सकते हैं स्क्रू गेज का, वो क्या ले सकते हैं? पूरी तरह 1 रोटेशन तो नहीं ले सकते। एक रोटेशन का कोई पार्ट हो सकता है, कोई सा भी पार्ट हो सकता है, 1/10वां पार्ट भी हो सकता है, 1/4 पार्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी एक रोटेशन जितना में डिवाइड होगा, एक रोटेशन का जितना डिवीजन होगा, एक रोटेशन में, ध्यान से सुनो, एक रोटेशन में जितना डिवीजन होगा, उसी एक डिवीजन को हम लोग लिस्ट काउंट बोलेंगे। अब ये मैंने क्या बोला आपको समझ आएगा। जैसे 1 रोटेशन में 100 डिवीजन घूम रहा है। ठीक है, तो अगर आपको पता करना है कि एक डिवीजन में, ठीक है, 100 डिविजन्स में, 100 डिविजन्स में एक रोटेशन हो रहा है। ध्यान से सुनो, 100 डिविजन्स में एक रोटेशन हो रहा है, और 100 डिविजन्स में टोटल कितना वैल्यू मतलब कैलकुलेट हो रहा है। ध्यान से देखो, तो ये मेन स्केल का वैल्यू कितना होता है? एमएम में होता है। ठीक है, एमएम में होता है मेन स्केल का वैल्यू। तो अगर आप इसको एक रोटेशन कराएंगे तो ये कितना मूव करेगा? 1 mm मूव करेगा। कितना मूव करेगा? 1 mm मूव करेगा। यानी एक डिवीजन, अगर मान लो आपने सर्कुलर स्केल को घुमाया, तो अगर आपने एक डिवीजन घुमाया, सबसे स्मॉलेस्ट तो वही घुमा सकते हैं। अगर 100 डिवीजन है तो एक डिवीजन घुमाया, 50 डिवीजन है तो कितना घुमाएंगे बताओ? 1 डिवीजन अगर घुमा रहे हैं आप 100 डिवीजन में, तो आपने एक डिवीजन घुमाने
यही तो लिस्ट काउंट होगा, एक डिवीजन। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1/100, है ना। इतना, यही तो इतना ही लिस्ट काउंट होगा। किसका लिस्ट काउंट होगा? ये लिस्ट काउंट होगा स्क्रू गेज का। मतलब देखो 100 डिवीजन में एक रोटेशन घूम रहा था, 100 डिवीजन में एक रोटेशन घूम रहा था, और अब 100 डिवीजन में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल हो रहा था, मतलब मेन स्केल पे तो 1 mm का हो रहा था। तो एक डिवीजन मिनिमम आप कितना घुमा सकते हैं? मिनिमम आप एक डिवीजन घुमा सकते हैं। सर्कुलर स्केल में अगर 100 डिवीजन है तो आपने एक डिवीजन मिनिमम घुमा लिया, तो कितना हो जाएगा 1/100। अगर मान लो सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन है, 50 डिवीजन है, तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 डिवीजन इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग बताओ, 1/50 mm, है ना, ये लिखेंगे। तो ये चीज आपको समझ आ रहा है कि लिस्ट काउंट जो आपको लिखना है हमेशा, वो किस तरीके से लिखना है बताओ? वो लिखना है आपको पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला आ गया, ये मैं आपको बता रहा था कि लिस्ट काउंट का फॉर्मूला किस तरीके से आता है। अब मैं इसको मिटा करके यहां लिखता हूं, ठीक है। लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है, देखो ये यहां पर इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, एंड आई होप समझ आ गया होगा आपको। लिस्ट काउंट क्या होता है? देखो लिस्ट काउंट होता है, यहां पर मैं लिख दूं पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, यही है क्या बेसिकली लिस्ट काउंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लिस्ट काउंट समझ आ गया होगा। जैसे मैंने वहां पर बताया, मैं फिर से एक बार आपको समझाता हूं, ठीक है। आप ध्यान से समझना, आपको जरूर समझ आएगा। जैसे मान लो एक सर्कुलर स्केल मैंने बना लिया और यहाँ पे टोटल 100 डिवीजन है, ठीक है। कितने डिवीजन है? टोटल 100 डिवीजन है, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज की मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, किसी चीज की मेजरमेंट ले रहे हैं, ध्यान से समझना। तो अगर मान लो आपने एक रोटेशन लिया, एक रोटेशन में टोटल कितने डिवीजन घूमेंगे? इस सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन घूमेंगे एक रोटेशन में? तो आपका आंसर होगा क्या? 100 डिवीजन घूमेगा, है ना, 100 डिवीजन। अब एक चीज बताओ, एक रोटेशन ही तो किसके इक्वल होता है? पिच के इक्वल होता है। यानी 100 डिवीजन में कितना पिच होगा बताओ? 1 mm, है ना। 100 डिवीजन में कितना पिच होगा? 1 mm का पिच होगा। तो अब एक डिवीजन यानी सबसे स्मॉलेस्ट आप क्या मूव करा सकते हैं सर्कुलर स्केल को? 1 डिवीजन। तो 1 डिवीजन कितना हो जाएगा? 1 mm/100, है ना। तो यही तो हो गया सबसे छोटा मेजरमेंट, यानी सबसे लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है? लीस्ट काउंट। और ये क्या है बताओ? 1 mm पिच। और ये क्या है? 100, यानी ये है नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो इसी हिसाब से आप अगर इसको कंपेयर करो यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला आ गया आपके सामने, लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। अगर मान लो यहाँ पर टोटल 50 डिवीजन ही रहता, यहाँ पर टोटल 50 डिवीजन ही रहता, तो आपका आंसर क्या होता? देखो 50 डिवीजन में कितना घूमेगा? तो एक पिच के इतना 1 mm, चूंकि मेन स्केल हमेशा 1 mm में रहता है, ठीक है, 1 mm, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, यहां पर आपको अगर कोई पूछे कि 1 डिवीजन में कितना घूमेगा, यानी यही तो लिस्ट काउंट है, 1 डिवीजन। 1 डिवीजन इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? 1/50। अब यहां पर देखो 1 क्या है? पिच, 50 क्या है? नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। यानी लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला आ रहा है वो ऑलवेज क्या आ रहा है? पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। सो आई होप आपको ये लिस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन आया है जेई मेन 2019 का, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट का पूरी तरह से नॉलेज नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें क्या करना है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के इसका मीनिंग समझाता हूं, या आप अगर वीडियो को पॉज करके खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, देखो आप, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 mm। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है? लीस्ट काउंट क्या दिया हुआ है? लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। ध्यान से देखो, ये लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का नहीं दिया हुआ है, ये लीस्ट काउंट दिया हुआ है मेन स्केल का। ये कितना है? 1 mm, ठीक है, 1 mm। उसके बाद क्या दिया है? द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ वायर इज, ठीक है। अब ध्यान से सुनो एक चीज, लीस्ट काउंट आपको मेन स्केल का दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो मेन स्केल पे जो भी डिवीजन होता है, ठीक है, जो भी डिवीजन होता है उसमें एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? पिच के इक्वल होता है, ठीक है। एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? पिच के इक्वल होता है। और अगर आपसे कोई कहे मेन स्केल का लिस्ट काउंट, यानी लिस्ट काउंट, मेन स्केल क्या लिस्ट काउंट कर सकता है? 2 डिवीजन के बीच का ही तो लिस्ट काउंट कर सकता है। यानी यहां पर आपको क्या गिवन है? ये पिच गिवन है। ये मेन स्केल का लिस्ट काउंट मतलब पिच आपको बताया जा रहा है कि पिच कितना है? 1 mm है। ये आपको समझ आ गया होगा। यहां आपको क्या गिवन है? पिच गिवन है कितना? 1 mm।
अब ध्यान से समझो, द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, ये आपको पूछा नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या होगा। आपको क्या बता रहा, मेजर करने बोला जा रहा है, टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ वायर, यानी आपको जो मेजरमेंट करना है, यानी आपको जो सबसे कम मेजरमेंट करना है, लीस्ट काउंट आपको मेजरमेंट जो करना है वो दिया हुआ है यहाँ पर 5 माइक्रोमीटर, यानी ये 5 इंटू 10⁶ मीटर है ना, ये दिया हुआ आपको। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि क्या होगा लीस्ट काउंट। ठीक है, तो अब आपको लीस्ट काउंट गिवन है, पिच गिवन है, तो आपको नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन बताना है। तो लीस्ट काउंट इक्वल टू हम क्या जानते हैं, पिच बाई CSD है ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने पिच बाई CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच आपको पता है 1, लीस्ट काउंट आपको पता है, सर्कुलर स्केल डिवीजन आपको पता चल जाएगा। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पर देखो, और इसको सॉल्व करता हूँ। ध्यान से देखो, पिच आपको कितना गिवन है, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, पिच है आपको 1 mm, और आपको लीस्ट काउंट कितना गिवन है, ये गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, आपको क्या पता करना है CSD, तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा बताओ, पिच बाई लीस्ट काउंट। पिच क्या है 1 mm, यानी 10⁻³ और ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻⁶। एंड इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्या बताओ, ये 10⁻⁻6 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 10⁻⁻6 प्लस 6, 10⁻³ प्लस 6 बाई 5, यानी ये क्या हो गया 10⁻³ बाई 5, यानी 1000/5, 1000/5 यानी 200, यानी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना होना चाहिए, 200 डिविजन्स होने चाहिए। सो आई होप आपको ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन समझ आ गया होगा, एंड आपको क्लियर हो गया होगा कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या होता है। दैट लीस्ट काउंट इज ऑलवेज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, एंड आपको पूरी तरीके से पिच क्या होता है ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ हम लोग मूव करते हैं फाइनल रीडिंग ऑफ द स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का फाइनल रीडिंग क्या होता है, जिस तरीके से हमने वर्नियर कैलिपर्स में पढ़ा था कि फाइनल रीडिंग क्या होता है वर्नियर कैलिपर्स का, तो वहां पे हमने पढ़ा था मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी MSR प्लस VSR वहां पे पढ़ा था। तो यहाँ पे स्क्रू गेज है, तो स्क्रू गेज का टोटल रीडिंग क्या होगा, तो यहां मैंने लिखा टोटल रीडिंग क्या होगा स्क्रू गेज का। तो आप क्या लिखेंगे टोटल रीडिंग स्क्रू गेज का, मेन स्केल रीडिंग प्लस, यहां वहां पर लिखते थे हम लोग वर्नियर स्केल रीडिंग, यहां पर क्या लिखेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा कि टोटल रीडिंग क्या होगा। अब ये मेन स्केल रीडिंग क्या होता है, तो मेन स्केल रीडिंग वो रीडिंग है जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल रीडिंग। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखो ये मेन स्केल का डिवीजन है। ठीक है, और मान लो, ठीक है इस तरीके से, और मान लो यहाँ पर सर्कुलर स्केल का डिवीजन इस तरीके से आया। ठीक है, ऐसे। अब एक चीज ध्यान से समझो, यहाँ पर ये मेन स्केल है, ये क्या है सर्कुलर स्केल है, तो यहाँ मैंने लिख दिया ये है CS और ये है MS मेन स्केल। अब एक चीज ध्यान से समझो, मान लो आपने किसी चीज की मेजरमेंट ले रहे थे, आप मेजरमेंट ले रहे थे, तो वो आपने मेजर किया यहाँ तक। ठीक है, आपने मेजर किया यहाँ तक मान लो, ठीक है यहाँ तक मेजर किया, तो मेन स्केल रीडिंग क्या आ रही है बताओ, ये सर्कुलर स्केल का 0 यहां पर होगा, है ना, सर्कुलर स्केल का 0 यहां पर होगा। सर्कुलर स्केल के 0 के जस्ट पहले जो रीडिंग आ रही है वही क्या होगा मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दैट मेन स्केल रीडिंग इज द रीडिंग, यहां मैं लिख देता हूं, इज द रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर 0 ऑफ सर्कुलर स्केल। ठीक है, ये है मेन स्केल रीडिंग। और सर्कुलर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला होता है, देखो जहां पे वर्नियर कैलिपर्स में जिस तरीके से होता था लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ, आप कह सकते हैं मेन स्केल का जो लाइन है, आप कह सकते हैं मेन स्केल लाइन, या इसको एक और बोलते हैं बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन, मेन स्केल लाइन या बेस लाइन। तो ये देखो ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग मेन स्केल लाइन या बेस लाइन। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये बेस लाइन से जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा सर्कुलर स्केल का, वो उससे किसको सो ये जो मेन स्केल लाइन है, देखो मेन स्केल लाइन जिसको बेस लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, ये बेस लाइन। ठीक है,
तो बेस लाइन से जो भी डिवीजन, सर्कुलर स्केल का जो भी डिवीजन, मान लो ये वाला डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो इस वाले डिवीजन को हम लोग बोलेंगे कि ये कॉन्साइड कर रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे लीस्ट काउंट इनटू दैट डिवीजन दैट इज कॉन्साइडिंग विद द बेस लाइन। ओके, सो आपको ये समझ आ गया होगा कि टोटल रीडिंग क्या है स्क्रू गेज का। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा कि स्क्रू गेज क्या है, स्क्रू गेज से रिलेटेड क्वेश्चंस करें, ठीक है, कुछ अच्छे से क्वेश्चन जो जेईई मेन 2019 में आया था वो क्वेश्चन हमने किया, ठीक है। और अभी मैंने पढ़ाया आपको फाइनल रीडिंग ऑफ द स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज के बारे में भी हमने पढ़ा। तो हमने ऑलमोस्ट हर चीज के बारे में पढ़ लिया जो भी यहाँ पर सीखा था, ठीक है, जो भी यहाँ पर इस वीडियो में समझना था हमने समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 आएगा वहां पर हम लोग समझेंगे कि एरर क्या होता है, स्क्रू गेज का जो एरर है वो क्या होता है, जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है स्क्रू गेज के केस में, एंड वहां पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। एंड अभी मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने एडवांस क्वेश्चन आपको नहीं कराए हैं, स्क्रू गेज हो या वर्नियर कैलिपर्स हो, तो वो क्वेश्चन उस सीरीज में आएंगे जब मैं आपको स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, जो कि जस्ट शुरू होगा इसके बाद वाले वीडियो के बाद, ठीक है, मतलब जो स्क्रू गेज पार्ट 2 आएगा उसके बाद वो शुरू हो जाएगा। सो यार, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। एंड हमें सपोर्ट करो, क्योंकि हम अभी तक हमने बहुत ज्यादा ऑडियंस गैदर नहीं करी है। आप मुझे सपोर्ट करें, आप इस वीडियो को शेयर करें, जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, एंड इट विल इनकरेज मी अ लॉट टू डू। एंड जो भी कंटेंट्स मैं आपको लेकर आ रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इनकरेज करेगा अगर मेरी ऑडियंस बड़ी हो जाएगी, अगर जो जिनको चाहिए ये वीडियो उनको उन तक अगर आप पहुंचाने में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप उनको पहुंचाएंगे तो ये मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, एंड मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट्स, अच्छे कंटेंट्स लेकर आ पाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्क्रू गेज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।